हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हम प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज उसी चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर और ये जो है हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रोथ किस तरह से होती है, ग्रोथ को मेज़र कैसे किया जाता है, क्या है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके लिए ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर एक्चुअली में बना है। उसका नाम है टॉपिक का प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स, और इसी को हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या होते हैं फाइटो हार्मोन्स? फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट में प्रेजेंट जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट हार्मोन्स की तरह ही होते हैं, यानी कि इनकी क्या होती है, बहुत कम कंसंट्रेशन की नीड होती है, बहुत कम ट्रेस अमाउंट में नीड होती है, बहुत कम क्वांटिटी में इस हार्मोन की नीड होती है प्लांट्स को भी। और हार्मोन्स क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर कि वो वहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करवाने का काम करते हैं। और जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। ग्रोथ प्रमोटर क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स में ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करेंगे, लाइक जर्मिनेशन करवाएंगे, इलोंगेशन करवाएंगे, डिवीजन करवाएंगे सेल्स का। और कुछ प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, यानी कि ये प्लांट्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करेंगे, इनहिबिट करने का काम करेंगे। और हम एक ऐसा हार्मोन भी आज देखने वाले हैं जो प्रमोटर के साथ साथ इनहिबिटर की तरह भी काम करता है, यानी कि जिसका डुअल फंक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर शॉर्ट में हो गया पीजीआर। क्या बताया मैंने कि प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं इनकी ट्रेस अमाउंट या फिर मिनिमम कंसंट्रेशन की नीड होती है, लो कंसंट्रेशन की नीड होती है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी जो हार्मोन्स होते हैं वो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कम मात्रा में प्रेजेंट होने के बाद भी ये क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कंट्रोल या प्रमोट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे कि ये करवाते हैं, जर्मिनेशन करवाते हैं, जर्मिनेटिंग करवाते हैं सीड को, डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं प्लांट के सेल्स के अंदर, या फिर सेल डिवीज़न करवाते हैं, इलोंगेशन करवाते हैं। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फिर रेगुलेटर्स के काम होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं इनकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ये यहाँ या तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर कि या तो प्रेजेंट होते हैं जिस जगह पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर, या फिर ये थोड़े से उससे दूर प्रेजेंट होते हैं। अगर पूछा जाए कि प्लांट हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे कि सेल डिवाइड कर रही है तो सेल डिवीजन कर रही है, वहाँ पे साइटोकाइनिन होगा। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या काम होता है, सेल को डिवीजन करवाना। तो या तो उस जगह पे प्रेजेंट होंगे या फिर उस प्लेस से थोड़ा सा डिस्टेंस में प्रेजेंट होंगे। तो क्या बोलेंगे हम कि आइदर एट द साइट ऑफ, आइदर एट द साइट ऑफ फॉर्मेशन, या तो जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं अवे फ्रॉम द साइट, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं।
अब ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, बेसिकली बताया जाए तो 2 ही तरह के होते हैं, या तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होंगे या फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होंगे। तो ये क्या होते हैं, पीजीआर का अगर मैं टाइप की बात करूं तो पीजीआर आर लाइक हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक है ग्रोथ प्रमोटर, एक है हमारा ग्रोथ इनहिबिटर, और एक प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स की जो कंडीशन होती है वो डुअल होती है, यानी कि वो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हैं। तो ग्रोथ का प्रमोटर जो है, हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स क्या क्या करवाते हैं, पहले तो कि ये डिवीज़न करवाएंगे, सेल डिवीज़न करवाने का काम करेंगे। सेल डिवाइड होंगी तभी तो क्या होंगी, प्रमोट करने का काम कर रहे हैं ना। सेल इलोंगेट होंगी, सेल को बड़ा करने का काम करते हैं, इलोंगेशन में काम करते हैं, जर्मिनेशन में काम करते हैं, क्या, प्रमोटर वाले। और अगर मैं ग्रोथ प्रमोटर के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में, किसके बारे में, ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ। ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि जो ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो सबसे प्यारा जिसका एक ही काम है, जो इनहिबिट करने का काम करेगा हमेशा के लिए, उसका इनहिबिट कैसे करेगा कि ये करेगा एब्सिशन। क्या करेगा ये, एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं देखिए आपको मैं बताती हूँ। एब्सिशन का मतलब है कि किसी भी प्लांट पार्ट का, अब वो फूल भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, यानी कि फ्रूट, फ्लावर, लीफ, जनरली लीफ के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। तो जब वो पुरानी हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसका गिरना, तो इस प्लांट पार्ट का गिरना, फॉल होना, इसको हम बोलते हैं, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं एब्सिशन। तो ग्रोथ इनहिबिटर क्या करवाएंगे, जो पुरानी पत्तियां हो जाएंगी, बूढ़ी पत्तियां हो जाएंगी, या फिर जनरली पत्तियों का एब्सिशन करवाने का काम करेंगे। दूसरा, ये प्लांट के अंदर बुढ़ापा लाने का काम करेंगे, यानी कि सेनेसेंस का काम करेंगे, एजिंग करवाने का काम करेंगे, क्योंकि इनका काम तो इनहिबिट करना है। और या फिर ये क्या लेके आएंगे, प्लांट के अंदर, सीड के अंदर डोरमेंसी लेकर के आएंगे, जिससे क्या होगा, सीड जर्मिनेट ना कर पाए। तो ये काम होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर के। और ग्रोथ इनहिबिटर के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड, ABA शॉर्ट में, या फिर आप इसको बोल सकते हो एब्सिसिक एसिड, ठीक है। लास्ट में आता है एक डुअल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसका नाम है इथाइलिन। क्या है, इसका एग्जाम्पल है इथाइलिन। और इथाइलिन जो होता है ये क्या होता है, एक तरह का गैसियस हार्मोन है। या तो पूछा जा सकता है कि ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम बताओ जिसका क्या काम है, जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये एक तरह का गैसियस प्लांट हार्मोन है, गैसियस प्लांट हार्मोन है। दूसरा, इसका फंक्शन क्या होता है, डुअल फंक्शन होता है। डुअल फंक्शन होता है यानी कि ये प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है। किसी किसी जगह पर ये प्रमोट करने का काम करेगा, चीज़ों को बनाने का, सेल डिवीज़न वगैरह का काम करेगा, और कहीं पर ये क्या करेगा, इनहिबिटर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर लार्जली देखा जाए तो लार्जली ये क्या होता है, एक तरह से इनहिबिटर होता है। लार्जली क्या है, ये इनहिबिटर है, लार्जली इनहिबिटर होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हार्मोन का नाम बताओ जो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा, कि ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम बताओ जिसका फंक्शन क्या होता है, डुअल होता है, डुअल फंक्शन होता है, यानी कि प्रमोटर की तरह काम भी करता है और इनहिबिटर की तरह भी काम करता है। ये सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हम सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी क्या है प्लांट हार्मोन्स हैं,
क्या है बच्चा, आपके ये जो प्लांट हार्मोन है इसमें कुछ चीज़ें आपको फिक्स हर एक प्लांट हार्मोन में क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। जैसे कि इस पर्टिकुलर किसी भी प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, उसके अलावा उसका आइसोलेशन किसने किया, उसका केमिकल नेचर कैसा है, आपको केमिकल नेचर भी पता होना चाहिए। प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सीन, जिबरेलिन, जिसकी भी हम बात करेंगे, उसका प्रीकर्सर कौन सा है, प्रीकर्सर यानी कि रॉ मटेरियल जिससे वो बना है। उसके अलावा हम केमिकल से, एक सेकेंड, कॉमर्शियल रोल और फिजियोलॉजिकल रोल की बात करेंगे। कमर्शियल रोल देखना है, कमर्शियल यानी कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, हमारे ह्यूमन बींग्स की लाइफस्टाइल में वो कैसे काम आता है। कमर्शियल रोल देखना है हमें सभी का। कमर्शियल रोल के साथ साथ हमें क्या देखना है, फिजियोलॉजिकल रोल भी देखना है, फिजियोलॉजिकल रोल देखना है। और हम देखेंगे क्या, बायो एसे। बाकी सब टर्म्स तो आपको समझ में आ गई होंगी, प्रीकर्सर, कमर्शियल रोल, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है उसका, प्रीकर्सर कौन सा है यानी कि वो किस रॉ मटेरियल से बना है, डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की है, आइसोलेट कहाँ से हुआ है, ठीक है। बायो ऐसे ही थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो प्लांट हार्मोन होता है वो किस फॉर्म में काम कर रहा है, प्लांट हार्मोन किस फॉर्म में काम कर रहा है, किस पार्ट पे काम कर रहा है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन क्या है, इसके बारे में बताता है बायो एसे। तो ये भी हमें क्या करना है, हर एक प्लांट हार्मोन जो हम पढ़ने वाले हैं, फाइटो हार्मोन जो पीजीआर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यानी कि बायो एसे क्या होता है, एट विच कंसंट्रेशन हार्मोन शो एक्टिविटी, कि वो एक्टिविटी शो कर रहा है एक किस कंसंट्रेशन पे। ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में। सब में स्टार्टिंग में कुछ कुछ स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। और सबसे पहले मैं जिस प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बात करूंगी उसका नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है बच्चों, उसका नाम है ऑक्सिन। नंबर 1 पर है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनमें सबसे बड़ा है, ठीक है। अब ये ऑक्सिन जो है वो कहाँ से आया है, ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्सिन। ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से क्या हुआ है, ये डिराइव्ड हुआ है। ऑक्सिन का जो मेन अगर बेस्ट काम की मैं बात करूं कि ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा, शूट को बढ़ाने का काम करेगा। सबसे मेन काम क्या है इसका कि लेंथ बढ़ाने का काम करेगा प्लांट की, यानी कि एपिकल डोमिनेंस इसका मेन फंक्शन है। मैं पहले ही बता दिया, अभी मैं बताने वाली हूँ आगे वन बाय वन, लेकिन ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है। अब अगर मैं ऑक्सिन के किसके बारे में बात करूँ, केमिकल नेचर की बात करूँ, ऑक्सिन के केमिकल नेचर की भी हमें बात करनी है। इसके अलावा ऑक्सिन के हमें प्रीकर्सर की भी बात करनी, और ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जरूरी नहीं है जो आप बहुत डिफिकल्ट चीज़ों को समझते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है, कभी कभी इजी जगहों से भी क्या होता है क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑक्सिन का जो केमिकल नेचर है कि ये, इसका केमिकल नेचर कैसा है, इंडोल टाइप का है। कैसा है इसका केमिकल नेचर कि ये एक तरह का इंडोल कंपाउंड है, ये याद रखना। और अगर मैं इसके प्रीकर्सर की बात करूं तो इसका प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफैन। और अगर आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि ट्रिप्टोफैन एक तरह का क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। और अगर इस ट्रिप्टोफैन के किसके कोफैक्टर की मैं बात करूं तो ये इसका कोफैक्टर होता है जिंक। क्या होता है बच्चों, जिंक होता है, ठीक है। अब ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी की है हमारे बहुत महान साइंटिस्ट
जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन बहुत पढ़ने वाले हो बेटा तुम 11th 12th में, आपकी नीट जो है यही भंवर में पार लगाएंगे तुम्हें। चार्ल्स डार्विन और इनके बेटे, चार्ल्स डार्विन और इनके बेटे ने क्या की है, इसकी डिस्कवरी की है, जिनका नाम है बेटे का नाम है फ्रांसिस डार्विन और पिताश्री का नाम है चार्ल्स डार्विन। फ्रांसिस डार्विन कहाँ पे की है इसकी डिस्कवरी इन्होंने? आपके क्या कर रखा है बुक में जो दे रखा है ना बेटा, एक ही साथ में सारा रायता फैलाया हुआ वहाँ पे। बुक के अंदर क्या कर रखा है, पहले सबके प्रीकर्सर दिए हुए लाइन से, फिर सबकी डिस्कवरी दी हुई है लाइन से, सबका केमिकल जो नेचर है वो लाइन से बताया हुआ है, फिर सभी के फिजियोलॉजिकल जो रोल है वो 1 by 1 एक साथ में नाम लिख लिख के हार्मोन्स के वहाँ पर दिए हुए। लेकिन हम पर्टिकुलरली सारी चीज़ें अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको लगे कि अरे वाह मैम ने क्या पढ़ा है, समझ में आ गया। ठीक है, तो डिस्कवरी किसने की है? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने डिस्कवरी की है इसकी। और कहाँ पर डिस्कवरी की है, किस प्लांट के अंदर डिस्कवरी की है? तो इन्होंने जो प्लांट लिया था वो एक मोनोकोट प्लांट था, एक ग्रास थी जिसका नाम था कैनेरी ग्रास। कैनेरी ग्रास में क्या की इन्होंने डिस्कवरी की है, किसकी डिस्कवरी की है? ऑक्सिन की डिस्कवरी की, ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी की है। और इनका इस प्लांट पर काम करने का टॉपिक क्या था? इनका काम करने का टॉपिक था फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि ये क्या थी, ये थी आपकी ग्रास। ग्रास का क्या था? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या होता है बच्चों? कोलियोप्टाइल होता है जो शूट की टिप होती है ना, शूट की प्रोटेक्टिव टिप, उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो कैनेरी ग्रास जो थी उसकी शूट टिप पर क्या किया इन्होंने, एक साइड से शूट टिप पर क्या किया, यूनिलैटरल वे में एक साइड से क्या किया इन्होंने, लाइट को डाला, यानी कि सनलाइट को डाला। किस वे में? यूनिलैटरल वे में। यूनिलैटरल वे का मतलब एक पर्टिकुलर एक साइड से लाइट को डालना। यूनिलैटरल साइड से इन्होंने क्या किया, लाइट डाली इस पे, यूनिलैटरल लाइट इस पे डाली। किस पर डाली? ये जो हमारी कैनेरी ग्रास है ना उसकी टिप पर, कोलियोप्टाइल पर। तो इन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद में जैसे यूनिलैटरल लाइट डाली गई, ये जो शूट टिप थी यानी कि कोलियोप्टाइल था कैनेरी ग्रास का, ये क्या हुआ, ये जो है ऐसे मुड़ गया, बेंड हो गया। बेंड हो गया यानी कि इसमें कर्व बन गया। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि डेफिनेटली इस प्लांट की टिप में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है। तो इन्होंने क्या किया कि टिप में कुछ प्रेजेंट है ना, तो इन्होंने दोबारा जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये जो कोलियोप्टाइल था इसको, इस टिप को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद में ये फिर से क्या कर रहे हैं, इस पर लाइट डाल रहे हैं। टिप को कट किया और कट करने के बाद में जब इन्होंने लाइट डाली तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर किसी भी तरह का क्या हुआ, कर्व नहीं बना, यानी कि नो कर्वेचर। स्टोरी है बेटा ये। तो इनको ये तो समझ में आ गया कि कुछ तो क्या है प्लांट की टिप में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या समझ में आ गया इनको कि कुछ तो प्लांट की टिप में प्रेजेंट है, ये इनको समझ में आ गया। लेकिन क्या प्रेजेंट है ये इनको अभी भी नहीं पता। फिर इन्होंने वापस से कैनेरी ग्रास को लिया। ठीक है, इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। कैनेरी ग्रास को लिया। अब इस कैनेरी ग्रास की जो टिप थी उसको क्या कर दिया इन्होंने, कैप से या पेपर से ढक दिया। तो कैप से क्या किया इन्होंने, इसको ढक दिया। कैप से इन्होंने इसको ढक दिया और फिर ये क्या कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं इस पर, यूनिलैटरल लाइट डाल रहे हैं। तब भी क्या हुआ, किसी भी तरह का कर्व नहीं बना, नो कर्वेचर, कोई बाइंडिंग नहीं हुई। तो इनको समझ में आ गया कि भैया इस कैनेरी ग्रास की टिप में कुछ तो प्रेजेंट है, बट क्या प्रेजेंट है इनको कोई आइडिया नहीं अभी तक। ठीक है, आज हमें तो पता है कि ये ऑक्सीजन है जिसकी ये बात कर रहे हैं, लेकिन इनको उस टाइम पे पता नहीं था कि क्या प्रेजेंट है इसकी टिप में। फिर क्या होते हैं, ये तो हो गई, इन्होंने डिस्कवरी कर ली। डिस्कवरी किसके अंदर की, कैनेरी ग्रास के अंदर। फिर बाद में कौन से साइंटिस्ट आते हैं, बाद में आते हैं हमारा आइसोलेशन करने के लिए एक साइंटिस्ट। आइसोलेशन किया। आइसोलेशन किसने किया, F.W. वेंट ने। F.W. वेंट ने आइसोलेशन के लिए जिस प्लांट को इन्होंने यूज़ किया
उस प्लांट का नाम था ओट प्लांट, यानी कि एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओट प्लांट। आप देख सकते हो एविना सेटाइवा भी क्या है, एक तरह का मोनोकोट है, और कैनेरी ग्रास भी मोनोकोट प्लांट है, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो मोनोकोट पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको तो पता था, पहले से डिस्कवरी हो चुकी थी कि कुछ तो टिप में है। तो इन्होंने क्या किया, ओट प्लांट का इन्होंने डायरेक्ट दिमाग लगाया। जो ओट प्लांट की टिप थी कि भैया टिप में ही तो है जो भी प्रेजेंट है, तो ओट प्लांट की जो टिप थी, टिप को क्या किया इन्होंने, काट लिया, काट के अलग कर दिया, और इस टिप को इन्होंने रख दिया किसके अंदर, एगार एगार प्लेट के अंदर। एगार एगार प्लेट के अंदर रख दिया। इस एगार एगार प्लेट में क्या करना है, हमें ये टिप रख देनी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, इस प्लेट पर सारा का सारा ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, उसके बाद में ये क्या करते हैं कि ये जो एविना सेटाइवा है, इस प्लांट की टिप तो पहले से ही हटा दी। अब ये जो एगार एगार प्लेट पर इन्होंने टिप रखी थी उसमें ऑक्सीजन आ गया, तो इन्होंने क्या किया, एक बार तो उसको, उस प्लेट का जो ब्लॉक था उसको रखा इन्होंने किस साइड में, राइट साइड में। एक बार इन्होंने उस प्लेट के टिप को रखा किधर, लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, कहाँ पे रखा इन्होंने उस ब्लॉक को, राइट में रखा पहले तो, और एक बार कहाँ पे रखा, लेफ्ट साइड में रखा। तो ये देखते हैं कि जब इससे क्या किया जाता है, यूनिलैटरल लाइट को इस पे डाला जाता है, तो जो ब्लॉक राइट साइड में रखा था उससे क्या होता है, आगे जाके ये देखते हैं कि वो लेफ्ट साइड की तरफ क्या करता है, मूव करता है, लेफ्ट साइड की तरफ कर्व हो जाता है। और जहां पर ब्लॉक लेफ्ट साइड में रखा था, जब यूनिलैटरल लाइट डाली जाती है तो ये कर्व क्या करता है, राइट साइड में मूव हो जाता है। ये होता है भैया। अब इसका मतलब क्या निकला, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। ये तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है। ऑक्सीजन की एक क्या है, विशेषता है। क्या है बच्चा, ऑक्सीजन की एक विशेषता है। क्या विशेषता है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अब इस पर क्या किया जा रहा है, लाइट, आप किसी एक साइड से लाइट डाल रहे हो, जब चारों तरफ से लाइट आ रही है तो सब जगह एक जैसा, टिप में सभी जगह पर एक ही सिमिलर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक एरिया से लाइट डाली जा रही है तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ये क्या होता है, शेड लविंग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, शेड लविंग होता है। ये बेसिपिटल क्या करता है, ग्रोथ करता है। ये शेड लविंग होता है, बेसिपिटल ग्रोथ करता है। जिस साइड से लाइट डाली जाती है उसके क्या करता है, ये अपोजिट में जाकर, दूसरे पार्ट में जाकर, नेक्स्ट दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में जाकर ये क्या कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अगर इधर से डाली जा रही है तो इस साइड में आके इकट्ठा हो गया, अगर लाइट इधर से डाली जाती है तो उस साइड में जाकर ये क्या हो जाता, इकट्ठा हो जाता। तो इस तरह से ऑक्सीजन बेसिपिटल ग्रोथ करता है। जिस तरह से लाइट डाली जाती है उसके अपोजिट पार्ट में, पीछे की तरफ जाके क्या होता है, ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ऐसे डल रही थी। और फिर क्या हुआ, मान लो कि ऐसा नहीं कि जिस साइड में था वहां पर ग्रोथ नहीं हुई, इधर से लाइट डाली, ऑक्सीजन अपोजिट साइड में आकर इकट्ठा हो गया। अब ऑक्सीजन का काम क्या है कि ऑक्सीजन का काम है लेंथ को इंक्रीज करवाना, लेंथ को बढ़ाना इसका काम है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहां से लेंथ को बढ़ाएगा। देखो इमेजिन करो, यहां से ये लेंथ को बढ़ाएगा इस साइड की तरफ, तो ये क्या होगा, ये इधर ही तो मूव करेगा ना। ये कर्व किधर करेगा, उसके अपोजिट साइड में कर्व करेगा। इसलिए क्या होता है, अपोजिट साइड में कर्व होता है। ये हो गया ऑक्सीजन का डिस्कवरी और आइसोलेशन। अब मैं आपको बताती हूँ, 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, नेचुरल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो तरह से प्रेजेंट होता है, नेचुरली भी होता है और सिंथेसिस भी किया जाता है। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन क्या होता है, नेचुरली और सिंथेसिस दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नेचुरली और सिंथेसिस फॉर्म में। नेचुरल जो ऑक्सीजन है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? नेचुरल ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है हमारा IAA और IBA। IAA का फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IBB का फुल फॉर्म है
इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन है। तो पूछा जाए कि नेचुरली ऑक्सीजन का नाम बताइए, तो ये नेचुरल ऑक्सीजन का क्या करना है, आपको नाम बताना है। सिंथेसिस ऑक्सीजन देखिए, सिंथेसिस या फिर आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल। तो इसके एग्जाम्पल हैं 2,4-D और 2,4,5-T और साथ में NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो 2,4-T का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4,5-T का है ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, ऑक्सीजन का केमिकल नेचर, प्रीकर्सर देख लिया, आइसोलेशन देख लिया है, डिस्कवरी देख ली है, और ऑक्सीजन दो तरह से होता है, नेचुरली और सिंथेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का बायो एसे। क्या देखते हैं बच्चा कि ऑक्सीजन को सबसे पहले तो ऑक्सीजन कहाँ से सेपरेट किया गया, तो ऑक्सीजन वॉज फर्स्ट isolated from human urine। अगर ऑक्सीजन का क्या है, आइसोलेशन आए, तो एफडब्ल्यू वेंट ने किया था किसके अंदर, ओट के अंदर, एविना सेटाइवा के अंदर। अगर ऑक्सीजन की डिस्कवरी आए तो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने की थी किसके अंदर, कैनेरी ग्रास के अंदर। फोटोट्रोपिज्म टॉपिक पे काम किया था, लाइट वाले पे। ठीक है, ऑक्सीजन पहली बार आइसोलेट कहाँ से हुआ था, ह्यूमन यूरिन के अंदर से हुआ था। ठीक है, और अगर पूछा जाए किसका, ऑक्सीजन का बायो एसे, तो ऑक्सीजन का बायो ऐसे होता है एविना कर्वेचर टेस्ट के थ्रू। हम क्या पढ़ रहे थे अभी, कर्वेचर के बारे में ही तो हमने डिस्कशन किया है। तो एविना कर्वेचर के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन का बायो ऐसे होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एविना कर्वेचर टेस्ट, और ये एविना कर्वेचर टेस्ट आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि एक भी लाइन अभी तक ऐसी नहीं है जो मैं ये बोल दूं कि अरे बेटा पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, याद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। सारी की सारी लाइंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल रोल्स के बारे में। क्या देखने वाले हैं हम कि फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या हैं इसके। तो फिजियोलॉजिकल रोल्स के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल जो है वो है नंबर 1, एपिकल डोमिनेंस। क्या है बच्चा, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, अब इस प्लांट पे क्या है, एपिकल जगह पर, उसकी टिप पर, शूट टिप पर, एपिकल पर क्या होगी, बड प्रेजेंट होगी, और लेटरल पार्ट्स पे भी क्या होगी, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जहाँ पर होता है, ऑक्सीजन टिप में होता है, ठीक है ना, शूट टिप में और रूट टिप में होता है। अगर मैक्सिमम बात की जाए तो शूट टिप में ज़्यादा होता है। तो शूट टिप यानी कि ऑक्सीजन का काम क्या है, लेंथ को बढ़ाना। तो ये लेटरल जो होती है, एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं, लेटरल बर्ड्स जो होती हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देता है और प्लांट की लेंथ में यानी कि एपिकल स्पेस पे क्या करवाता है, ग्रोथ करवाने का काम करता है। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि प्रमोट ग्रोथ, एक सेकेंड, प्रमोट ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड की अगर ग्रोथ को प्रमोट करेगा तो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करेगा किसको, एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को, इनहिबिट करता है एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को। ठीक है,
टर्म दी हुई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में हेजिंग करके। हेजिंग या इसी को बोलते हैं प्रूनिंग, हेजिंग या फिर प्रूनिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हेजिंग या प्रूनिंग का मतलब होता है कि एपिकल जो बर्ड है जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज हो रही है, उस एपिकल बर्ड को क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, यानी कि डीकैपिटेशन ऑफ एपिकल बर्ड, डीकैपिटेशन ऑफ एपिकल बर्ड। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें क्या करना है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज नहीं करनी, यानी कि एपिकल बर्ड को इंक्रीज नहीं करना। हम ये चाहते हैं कि प्लांट क्या करे, लेटरली इंक्रीज हो, लेटरली ग्रोथ करे, उसकी साइड वाली जो एक्सिलरी बर्ड्स है उनकी ग्रोथ हो। आपने देखा होगा जनरली हम घर पे लॉन वगैरह लगाते हैं, या फिर जो आसाम वगैरह में टी जो बागान होते हैं, चाय के बागान होते हैं, उसमें क्या करते हैं वो लोग, ऊपर से उसको काटते रहते हैं, ऊपर से उसकी टिप को काटते रहते हैं, एपिकल टिप को, ताकि नीचे से क्या करे, प्लांट ग्रोथ करे, नीचे वाली लेटरल ब्रांचेस उसकी इंक्रीज हो। हम घर में भी तो पौधे लगाते हैं, तो कुछ ऐसे पौधे हम फिक्स कर लेते हैं आगे की तरफ रखने के लिए कि इनकी लंबाई हमें ज़्यादा नहीं बढ़ानी, बस नीचे से ये फैलते जाएँ, हरे हरे रहें, क्यूट से लगे। तो ये क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डीकैपिटेशन या फिर हेजिंग, यानी कि ऑक्सीन को हम कट कर रहे हैं ताकि लेटरल जो बर्ड्स है वो क्या हो, एक्सिलरी बर्ड्स इंक्रीज हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। और इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो टी एंड कॉफ़ी जो होती है, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन में ऐसा जनरली किया जाता है। ठीक है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, किसका, ऑक्सीन का, फिजियोलॉजिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल। दूसरा ये क्या करता है कि ऑक्सीन तो एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीन क्या करता है, एब्सिशन करवाता है। एब्सिशन का मतलब बताया मैंने कि पत्तियों का गिरना, प्लांट में फ्रूट का या फिर किसी भी चीज़ का गिरना, उसको हम बोलते हैं फॉल होना, सेपरेट होना प्लांट के पार्ट से, उसको हम एब्सिशन बोलते हैं। अब प्लांट जो है भैया, ये तो क्या है, ऑक्सीन तो एक तरह का प्रमोटर हार्मोन है, एब्सिशन जो है वो टर्म तो इनहिबिटर्स के लिए यूज होनी चाहिए ना। तो एब्सिशन करवाना मतलब डिपेंड करता है कि प्लांट का पार्ट नया है, पुराना है, जवान है या बूढ़ा है। बहुत दिमागदार है ऑक्सीन। क्या करेगा कि जो बूढ़े पार्ट है, जो खराब हो चुके हैं, उनका तो एब्सिशन करवाएगा कि तुम अलग हो जाओ, और जो नए पार्ट है, यंग पार्ट है, उनको क्या करेगा, उनकी एब्सिशन को रोकने का काम करेगा। तो यानी कि ऑक्सीन क्या कर रहा है, नए वाली चीज़ों को, नए पार्ट्स को, नई पत्तियों को तो गिरने से रोक रहा है, और पुरानी पत्तियों को बोल रहा है कि हाँ हाँ गिर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ऑक्सीन क्या कर रहा है भाई बच्चों, यहाँ पर पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन क्या करता है, ये प्रमोट भी करता है एब्सिशन को, और क्या करता है, ये इनहिबिट भी करता है एब्सिशन को। इनहिबिट एब्सिशन एंड प्रमोट एब्सिशन। तो प्रमोट कहाँ पर करेगा, प्रमोट करेगा जो ओल्ड प्लांट होंगे, ओल्ड प्लांट पार्ट होगा उनको, कि तुम गिर जाओ, तुम्हारा गिरना ज़रूरी है, डर के आगे जीत है। और इनहिबिट करेगा कि तुम मत गिरना, तुम नए हो अभी, यंग प्लांट पार्ट को क्या करेगा, गिरने से रोकेगा। तो ये दूसरा क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल रोल हो गया किसका, हमारे ऑक्सीन का, हमारा ऑक्सीन। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, ऑक्सीन जो है सेल डिवीज़न करवाने का काम भी करता है। क्या करता है, ऑक्सीन सेल डिवाइड करवाने का भी काम करता है, सेल डिवीज़न भी करवाता है, किसके साथ में मिलकर। अब हम आगे अभी हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। तो जहाँ पर साइटोकाइनिन और ऑक्सीन आपस में इनको मिला दिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीज़न बढ़ जाता है, क्योंकि साइटोकाइनिन का मेन काम ही क्या है, सेल को डिवाइड करवाना। तो ऑक्सीन क्या करता है, सेल डिवीज़न करवाता है, सेल डिवीज़न, लेकिन अकेले नहीं करवा सकता। अकेला ऑक्सीन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो सेल को डिवाइड करवा पाए, वो केलस बना पाए। ये कब करवा पाएगा, जब ऑक्सीन के साथ में ये साइटोकाइनिन की हेल्प लेगा। तो सेल डिवीज़न करवाता है अलोंग विद साइटोकाइनिन। इसके अलावा क्या करता है ऑक्सीन के,
कि ऑक्सिन जो है वो सेल इलोंगेशन करवाता है, क्योंकि भाई रूट क्या कर रहा है, प्लांट की एपिकल बर्ड को इंक्रीज कर रहा है, प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहा है, तो एक तरह से सेल का क्या करवा रहा है, इलोंगेशन करवा रहा है। इसके अलावा जाइलम को डिफ्रेंशिएट करने का काम भी क्या करता है, जाइलम का डिफ्रेंशिएशन करवाता है ऑक्सिन। एंड ये क्या करता है, डिले करता है। किसको डिले करता है भाई, एब्सिशन तो देख लिया कि पुराने वाले पार्ट्स में एब्सिशन को प्रमोट करेगा, नए यंग पार्ट में एब्सिशन को रोकने का काम करेगा। और क्या करेगा, ये क्या करेगा, सेनेसेंस यानी कि एजिंग को क्या करता है, ये डिले करवाता है। डिले कैसे करवाता है, क्योंकि सेल डिवाइड करवा रहा है साइटोकाइनिन के साथ में मिलकर। उसके अलावा क्या कर रहा है भैया, इंक्रीज कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है सेल को, डिफ्रेंशिएट करवा रहा है जाइलम को, एब्सिशन करवा रहा है, एपिकल डोमिनेंस करवा रहा है। तो इन सब से मिलकर के क्या कर रहा है, एजिंग को रोकने का काम कर रहा है कि भाई मैं साइटोकाइनिन के साथ मिलकर सेल डिवाइड करवा लूंगा। जब सेल ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो रही होंगी तो क्या हो रहा होगा, नई नई चीज़ों का सिंथेसिस हो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्लांट है उसको वो एजिंग से थोड़ा सा बच जाएगा। बाकी जिसका बुढ़ापा आना है उसका तो आना ही है। ठीक है, तो ये हो गए इसके क्या, फिजियोलॉजिकल रोल। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ऑक्सिन के कमर्शियल रोल्स के बारे में। ऑक्सिन के कमर्शियल रोल यानी कि हमारे लिए क्या क्या फ़ायदा है। भैया बाकी बातें कहीं पे भी जाए, हमें तो अपना मतलब देखना है कि मेरे लिए क्या प्रॉफिट है इसका। तो ऑक्सिन का कमर्शियल रोल है, एक तो सबसे पहला तो कि ये टिश्यू कल्चर करवा सकते हैं। अभी तो देखा हमने, क्या देखा कि साइटोकाइनिन के साथ में मिलकर ये क्या करवा रहा है, सेल डिवीजन करवा रहा है। तो टिश्यू कल्चर में भी साइटोकाइनिन मिक्स कर दो ऑक्सिन के अंदर। इसके अलावा टिश्यू कल्चर के अलावा ये क्या करवा सकता है, टिश्यू कल्चर में ये क्या करवाता है, जनरली तो ये शूट की ग्रोथ करवाता है, लेकिन टिश्यू कल्चर में इसके थ्रू क्या करवा सकते हैं, हम रूटिंग करवा सकते हैं। किसकी हेल्प से, एक तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की हेल्प से और एक इंडोल 3 एसिटिक एसिड की हेल्प से। इसके अलावा आप क्या करवा सकते हो, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना सीड बनाए क्या करना, फ्रूट का फॉर्मेशन करवाना, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी। तो ये क्या इंक्रीज करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं पार्थेनोकार्पी को, पार्थेनोकार्पी। इसके अलावा क्या काम है कि ये जो है फ्लावरिंग भी इंक्रीज करते हैं, इंड्यूस फ्लावरिंग, लेकिन हर किसी में नहीं करते हैं। फ्लावरिंग इंक्रीज करते हैं किस किस के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर और लीची के अंदर, लीची एंड पाइनएप्पल। और क्या करवाएगा ये, ऑक्सिन जो है एक तरह से विटीसाइड की तरह काम में लिए जाते हैं। किसकी फॉर्म में, विटीसाइड की तरह काम में लिए जाते हैं। विटीसाइड यानी कि कीटनाशक की तरह। ऑक्सिन का ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है वो एक तरह से कीटनाशक विटीसाइड की तरह काम में लिया जाता है। अगर मान लो आपने घर में क्या किया, कोई लॉन लगाया हुआ है, ठीक है, अब हरा भरा सा लॉन लगाया हुआ है, आपको पता है कि लॉन का मतलब घास लगाई हुई है, घास का मतलब है कि मोनोकोट्स लगाए हुए हैं। मोनोकोट्स पे ऑक्सिन छिड़कोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर जिस भी तरह की और वेराइटी होंगी जो हार्मफुल है आपके लॉन के लिए, तो उससे क्या कर सकते हो आप, ऑक्सिन वहाँ पर स्प्रे कर दो, तो वो बाकी वेराइटी जो है वो खत्म हो जाएगी और आपका बहुत प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा गार्डन वहाँ पर बन जाएगा। तो ये ऑक्सिन जो है वो एक तरह से विटीसाइड की फॉर्म में भी क्या किया जाता है, काम किया जाता है। और ऑक्सिन का एक और रोल है, एज अ ऑक्सिन जो है किसकी फॉर्म में, एजेंट ऑरेंज की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। एजेंट ऑरेंज क्या होता है बेटे, तो पहले तो बेटा ये समझो, एजेंट ऑरेंज होता है एक तो 2,4-D विटीसाइड और एक आपका 2,4,5-T का जो मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं एजेंट ऑरेंज, जो क्या करवाता है, डीफोलिएशन करवाता है। क्या करवाता है, डीफोलिएशन करवाता है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझने के लिए यानी कि पत्तियों को क्या करता है, गिराने का काम करता है। और इसको यूज़ किया गया था कब, यूएस और वियतनाम की वॉर में, यूएस एंड वियतनाम की वॉर में क्या किया था, इसको यूज़ किया था। फटाफट से स्टोरी बता देती हूँ। क्या हुआ कि काफ़ी टाइम पहले यूएस, बहुत साल पहले की बात है, यूएस और वियतनाम के बीच में आपस में लड़ाई हुई, वॉर हुई। तो वियतनाम में बहुत घने घने जंगल हैं, बहुत घने जंगल हैं, और आपको पता है कि जनरली किसी भी
कंट्री की जो यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, वो कैसी होती है, हल्की ग्रीनिश, हल्की सी ऐसे रेगिस्तान वाले कलर में, कुछ पेड़ पत्तों जैसे कलर्स, इस टाइप की यूनिफॉर्म होती है। क्यों होती है? ताकि इजीली जो है वो मिक्स हो जाए। अगर जंगल में सेना की लड़ाई हो रही है तो वो जंगल के कलर में मिक्स हो जाए, फॉरेस्ट के कलर में। अगर कहीं पे ऐसे खुले मैदान में, रेगिस्तान में लड़ाई हो रही थी तो वो उस कलर में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो वियतनाम में घने घने जंगल थे, लड़ाई चल रही थी, तो वियतनाम की सेना पूरी की पूरी कहाँ पर? वियतनाम के घने जंगलों में जाकर छिपी हुई थी। अब यूएस के हेलीकॉप्टर्स ऊपर से निकल रहे हैं, सेना दिखाई नहीं दे रही, घने जंगलों में बैठे हुए हैं सैनिक, कलर भी यूनिफॉर्म का वैसा ही दिखाई, वैसे ही नहीं देगा। तो क्या किया यूएस ने? दिमाग लगाया कि इन्होंने एक एजेंट ऑरेंज बनाया, यानी कि 24D और 245T का सॉल्यूशन बनाया, जिससे क्या हुआ, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स के थ्रू उसको स्प्रे किया। जैसे ही स्प्रे किया, जितने भी पेड़ पौधे थे सबकी पत्तियां क्या हुई? झड़ गई। तो सैनिक क्लियरली नजर आ गई कि कहाँ पर आर्मी प्रेजेंट है वियतनाम की। तो आपको लगा होगा कि यूएस तो पहले से ही पावरफुल है, इतना दिमाग लगाने के बाद में तो इस वॉर में यूएस जीत गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, तब भी वियतनाम ही जीता था, ठीक है। इसके अलावा इसका एक कमर्शियल रोल और है कि ऑक्सीजन जो है वो एक तरह का फेमिनाइजिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है? फेमिनाइजिंग इफेक्ट देता है। फेमिनाइजिंग इफेक्ट का मतलब बिल्कुल भी लड़कीबाज से नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनको इंक्रीज करवाने का काम करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अभी आपका ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जिब्बेरेलिक एसिड या जिब्बेरेलिन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट ग्रोथ प्रमोटर जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है जिब्बेरेलिन। नाम ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर्दों वाला नाम है, क्योंकि इसके अंदर मैस्कुलाइन इफेक्ट है। इकलौता ऐसा हार्मोन है जिसके अंदर क्या है? मैस्कुलाइन इफेक्ट है, जो हम पढ़ने वाले, बाकी सबके फेमिनाइजिंग इफेक्ट है। तो जिब्बेरेलिन या फिर जिब्बेरेलिक एसिड। मेन इसका काम होता है सीड को जर्मिनेट करवाना, यानी कि सीड डोरमेंसी जो होती है उसको ब्रेक करना, जिब्बेरेलिन का काम है, ठीक है। इसके अलावा फिर शूट रूट जो होती है उसको भी इंक्रीज करता है, बड वगैरह का फॉर्मेशन करता है, तो काफ़ी सारे काम है। लेकिन मेन फंक्शन क्या है कि जो डोरमेंसी होती है सीड की उसको ब्रेक करके सीड को जर्मिनेट करवाना। तो सबसे पहले हम किसी भी हार्मोन के बारे में क्या पढ़ेंगे कि मैम हमें उसका पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले केमिकल नेचर। क्या पढ़ना पड़ेगा? केमिकल नेचर। केमिकल नेचर पढ़ेंगे हम। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे कि इसका प्रीकर्सर क्या है। ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो हमें पढ़नी ही है। उसकी डिस्कवरी देखेंगे और फिर उसका आइसोलेशन देखेंगे। डिस्कवरी और आइसोलेशन। तो केमिकल नेचर कैसा होता है जिब्बेरेलिन का? टर्पीन्स या फिर टर्पिनॉइड्स। टर्पीन्स या टर्पिनॉइड्स टाइप का इसका क्या होता है? केमिकल नेचर होता है। जिब्बेरेलिन का प्रीकर्सर की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रीकर्सर है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या है इसका प्रीकर्सर? एसिटाइल कोए। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी बच्चों? इसकी डिस्कवरी की थी कुरोसावा ने। किसने की थी इसकी डिस्कवरी? कुरोसावा ने। कहाँ पर की थी? कुरोसावा ने की थी इसकी डिस्कवरी किसके अंदर? राइस के अंदर। राइस में एक डिजीज हुई थी जिस डिजीज का नाम था बकाने डिजीज। अगर जर्मन की एक डिजीज है जिसको जर्मनी में हम बोलेंगे बकाने डिजीज जर्मन लैंग्वेज में, और इसको हम क्या बोलेंगे? फुलिस सीडलिंग डिजीज। क्या? फुलिस सीडलिंग डिजीज। राइस के अंदर बकाने डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज हुई थी। किस फंजाई की वजह से हुई थी? जिस फंजाई की वजह से हुई थी उस फंजाई का नाम है फ्यूजिकोराई। एक सेकेंड, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। किसने? ई कुरोसावा ने क्या की थी? इसकी डिस्कवरी की थी। अब इस डिजीज के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। क्या हुआ था कि जर्मन में जो राइस प्लांट थे, राइस प्लांट के जो खेती थी, वो जो राइस के प्लांट थे वो लंबे लंबे होते जा रहे थे, उसके स्टेम लंबे हो रहे थे। राइस की जो खेती थी
उसमें वो फसल जो थी वो क्या हो रही थी, अपनी हाइट को इंक्रीज करती जा रही थी। किसान जो फार्मर्स थे वो काफ़ी खुश थे कि भैया लंबाई अच्छी बढ़ रही है तो क्या होगी, फसल भी अच्छी होगी। लेकिन लंबाई बढ़ रही थी वहाँ पर, उसके अंदर जो सीड था, जो दाने थे चावल के, वो तो बन ही नहीं रहे थे। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज। और आपको पता है कि मोनोकोट है, राइस भी क्या है, एक तरह का मोनोकोट है। और मोनोकोट वैसे ही बहुत मोटे ताजे लंबे पौधे तो होते ही नहीं है, मोटे मोटे पौधे तो होते नहीं है, पतले पतले से लंबे लंबे पौधे होते हैं। अब जब प्लांट की लंबाई बढ़ती जा रही है, उसमें सीड वीड कुछ बढ़ नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, उसका स्टेम जो है वो इलोंगेट होने के बाद में नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इस तरह से क्या होता, फंजाई का अटैक हुआ था। फंजाई जिब्रेला फ्यूजिक्योराई की वजह से पूरी की पूरी चावल की जो खेती थी वो खत्म हो गई थी। और इसकी डिस्कवरी की थी कुरोसावा ने, ठीक है। तो ये है जिब्रेला, वहां से पता चला था कि इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड है। दूसरी इसका आइसोलेशन की मैं बात करूं तो आइसोलेशन किसने किया था, इसका आइसोलेशन किया गया था याबुता एंड सुजुकी। याबुता एंड सुमुकी ने किया था। याबुता एंड सुमुकी पांडास की तरह नाम लग रहे हैं ना। याबुता और सुमुकी ने क्या किया था, इसका आइसोलेशन किया था किससे, फ्रॉम फंजाई, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। फ्यूजिक्योराई, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं बायोएसे। बायोएसे होता है इसका अल्फा अमाइलेज बार्ले टेस्ट, बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट के थ्रू। बार्ली का मतलब क्या है यहाँ पर, मोनोकोट से। आपको पता है कि मोनोकोट का जो सीड होता है उसमें एक कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लो ये एक मोनोकोट का सीड है, क्या है, एक मोनोकोट का सीड है, और उसमें क्या है, ये एक कोटिलीडोन प्रेजेंट है, हमें ये पता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो है, इसका एम्ब्रियो है, और इसके अंदर ये क्या है, इसका एंडोस्पर्म है, ठीक है। एक कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म में क्या होता है, स्टोर फूड प्रेजेंट होता है, और उसी स्टोर फूड के अंदर क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म में मान लो, अब ये जो स्टोर फूड है वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट होगा तो जो एंजाइम बनेगा वो कौन सा एंजाइम होगा, अल्फा अमाइलेज एंजाइम होगा, जो क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा ग्लूकोज में। हो सकता है यहाँ पर स्टोर फूड क्या हो, लिपिड हो, तो क्या करेगा, लाइपेज तोड़ने का काम करेगा उस स्टोर फूड को। और अगर हो सकता है कि ये जो स्टोर फूड है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीएज एंजाइम तोड़ेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये बार्ले टेस्ट करते हैं, जिसमें अल्फा अमाइलेज एंडोस्पर्म टेस्ट किया जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर जो फूड स्टोर है उसी को टूटने के बाद में क्या करेगा, जिब्रेलिक एसिड बनाने का काम करेगा, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी स्टोर फूड को क्या करके तोड़ मरोड़ कर, ये जो एंडोस्पर्म की हमने बात की है, इसके बहुत सारे प्रॉफिट गिने जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसके जिब्रेलिक एसिड के फिजियोलॉजिकल रोल क्या क्या हैं। तो इसके क्या देखना है हमें, फिजियोलॉजिकल रोल। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल रोल है किसका, जिब्रेलिक एसिड का, कि ये क्या करता है, स्टेम का इलोंगेशन करवाता है, स्टेम को बढ़ाने का काम करता है, इलोंगेट करता है, इंक्रीज करता है स्टेम की हाइट में। तो क्या है इसका, इंटरनोड इलोंगेशन। जैसे आपको पता है ये कोई स्टेम है, अब इसकी जो नोड्स हैं ये क्या है, बिल्कुल पास पास में। अब अगर इन नोड का क्या हो जाए, इलोंगेशन हो जाए, ये नोड के बीच में जो स्पेस है, इस नोड के बीच का जो स्पेस था वो क्या हो, ये नोड्स आपस में एक दूसरे से दूर दूर हो जाए, नोड का इलोंगेशन हो जाएगा, तो स्टेम की क्या होगी, हाइट इंक्रीज होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। तो इस इंटरनोड इलोंगेशन करवाने का काम करता है, यानी कि स्टेम इलोंगेशन करता, इंटरनोड इलोंगेशन का काम करवाता है, यानी कि स्टेम इलोंगेशन करवाता है, स्टेम इलोंगेशन। सबसे पहला काम हो गया। दूसरा देखिए,
दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कि ये क्या करता है, सीड जर्मिनेट करवाता है, यानी कि डोरमेंसी जो होती है, सीड डोरमेंसी जो होती है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। तो सीड जर्मिनेशन करवाने का काम भी कौन करता है, आपका जिब्रेलिन करता है, यानी कि ब्रेक डोरमेंसी, ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सीड। आगे देखिए क्या करता है, ये बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स, बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स। अब बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स, पहले तो रोजेट प्लांट्स क्या होते हैं वो देखिए। रोजेट प्लांट्स क्या होते हैं, रोजेट प्लांट्स की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा, रोजेट प्लांट के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि बीट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेटस, ये सब क्या है, एक तरह के रोजेट प्लांट है। रोजेट प्लांट यानी कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह से गुच्छे की फॉर्म में, गुलदस्ते की फॉर्म में दिखाई देती हैं। सही बात है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि क्या होता है कि इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है उसकी इंटरनोड क्या होती है, बहुत पास पास में लगी हुई होती है, ठीक है ना। नोड जो है वो बहुत पास पास में प्रेजेंट होती है। अब नोड से क्या होगी, लीफ का फॉर्मेशन होगा। तो लीफ का फॉर्मेशन जब नोड से होगा तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये अलग अलग नोड से लीफ जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, लीफ का फॉर्मेशन अलग अलग नोड से नहीं हो रहा, एक ही नोड से हो रहा है, गुच्छे की फॉर्म में। एक ही नोड से गुच्छे की फॉर्म में, गुलदस्ते की फॉर्म में क्या हो रहा है, लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा लगता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि अब इन ये लीफ आगे इंक्रीज करेंगी, आगे जाके इस पर फल आएंगे, फूल आएंगे, तो वो क्या कर पाएगी, वो तो उसको तो ग्रो करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। तो ये क्या करेगा, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि ऐसे रोजेट प्लांट्स का मतलब समझ रहे हैं कि जिनकी पत्तियां आसपास में गुलदस्ते जैसी एक के ऊपर एक दिखाई दे रही है, ठीक है, उन प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, फ्लावरिंग से पहले उसके स्टेम को इलोंगेशन करवाने का काम करता है, ताकि फ्लावर्स को डेवलप होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके, वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये वहां पर क्या करेगा कि ये वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, वेजिटेटिव फेज में जो है स्टेम इलोंगेशन नहीं होता है यहाँ पर, बट just before flowering, just prior इसकी लीव्स कैसी होती हैं, रोजेट टाइप की होती है, रोजेट हैबिट की होती है। वेजिटेटिव है जो फेज होगा तब क्या होगा, स्टेम का इलोंगेशन नहीं होगा, लीव कैसी होंगी, रोजेट फॉर्म में होंगी, लेकिन फ्लावरिंग से पहले क्या हो जाएगा, स्टेम का इलोंगेशन हो जाएगा। किसकी वजह से, जिब्रेलिक एसिड की वजह से। ये क्या होते हैं, इसके फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं कमर्शियल रोल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, जिब्रेलिक एसिड के कमर्शियल रोल्स के बारे में। और जिब्रेलिक एसिड के कमर्शियल रोल्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। क्या है बच्चा, बहुत सारे हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इसी स्लाइड पे कर देते हैं सब कुछ। जिब्रेलिक एसिड का कमर्शियल रोल जो है उसमें सबसे पहले कमर्शियल रोल है कि ये क्या करते हैं, जुवेनाइल कॉनिफर्स
करते हैं किसके अंदर, पाइनस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, जुवेनाइल का मतलब होता है वेजिटेटिव फेज, जब क्या हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आई है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ स्टेम, लीफ और रूट का फॉर्मेशन हुआ है, उसको बोलते हैं हम जुवेनाइल फेज। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि कॉनिफर्स जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, पाइनस, साइकस वगैरह कॉनिफर्स ही होते हैं, पाइनस मेनली होता है। तो पाइनस में क्या करता है, जुवेनाइल फेज में ही जिब्रेलिक एसिड की वजह से, जिब्रेलिक एसिड की हेल्प से, जिब्रेलिक एसिड का अगर स्प्रे कर दिया जाए तो वेजिटेटिव फेज में ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये क्या करते हैं, इनका कमर्शियल रोल कि जिब्रेलिक एसिड को अगर आप छिड़क देते हो तो कॉनिफर्स के ऊपर, तो जुवेनाइल फेज यानी कि वेजिटेटिव फेज में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होने लग जाएगा, वहां पर ग्रोथ होने लग जाएगा। दूसरा इसका क्या काम है कि ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन शुगर कैन इल्ड। क्या करता है, शुगर कैन की इल्ड को बढ़ाने का काम करता है। अब आपको पता है कि जिब्रेलिक एसिड का अगर स्प्रे कर दिया जाए तो क्या होगा, स्टेम का इलोंगेशन होता है, नोड्स इंक्रीज हो जाती है तो स्टेम का इलोंगेशन हो जाएगा। अगर गन्ने की लंबाई बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर आप किसी गन्ने के खेत में, ये प्रूफ है कि अगर 1 एकड़ गन्ने के खेत में क्या कर दिया जाए, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया जाए तो वहां पर प्रोडक्शन 20 टन गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शुगर केन की जो इल्ड है, जो फसल है, उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से, जिब्रेलिक एसिड की वजह से। तो कितना होता है, 20 टन पर एकड़ या पर हेक्टेयर, इतनी हेल्प हो जाती है जिब्रेलिक एसिड से। इसके अलावा इसका क्या है कमर्शियल रोल कि ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन प्रोसेस ऑफ माल्टिंग। माल्टिंग का प्रोसेस का मतलब है कि माल्टोज बनाना। तो हमें पता है कि जिब्रेलिक एसिड कब बनेगा कि जब जैसे जौ वगैरह होते हैं, जौ वगैरह को क्या किया, उसके अंदर क्या होगा, स्टोर फूड होगा, स्टोर फूड को रात भर गलाया, सड़ाया उसको, तो उससे क्या हो गया, उसके अंदर जिब्रेलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले मान लो स्टार्च प्रेजेंट था तो अल्फा एमाइलेज एंजाइम बनेगा, और अल्फा एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़कर क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो अल्कोहलिक इंडस्ट्री होती है, जो भी पीने वाले पेय पदार्थ होते हैं, अल्कोहलिक बिवरेज वगैरह होती है, तो वहां पर भी क्या किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड की हेल्प से माल्टिंग के प्रोसेस को क्या किया जाता है बेटा, इंक्रीज किया जा सकता है। ये भी इसका एक कमर्शियल रोल है। ये सब दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में। उसके अलावा ये क्या करता है, लॉन्गर स्टे ऑफ फ्रूट ऑन प्लांट्स। जिब्रेलिक एसिड का अगर स्प्रे कर दिया जाए किसी प्लांट पर तो उसके जो ऊपर, प्लांट के ऊपर जो फ्रूट लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो जैसे मान लो 10 दिन में गिरकर पक्के गिरने वाले थे, तो वो क्या करेंगे, 10 दिन बाद पककर गिरेंगे। यानी कि उससे क्या होगा कि मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। जैसे आज मान लो मैंने आम की खेती लगाई, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आम का सीजन जब चल रहा है तो सभी लोगों के पास में आम का सीजन चल रहा है, सभी के लिए मार्केट में जब ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, उस प्रोडक्ट की कम हो जाती है। ठीक है, अब मान लो यही आम या तो 1 महीने पहले मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिए होते, या फिर मैं 2 महीने बाद मार्केट में लेके आऊँ, तो 2 महीने बाद तक भी लोगों को आम मिलेंगे। तो एक लंबे टाइम तक किसी चीज़ का शौक होता है इंसान को, तो वो लंबे टाइम तक खरीदेगा। और जब सबके आम खत्म हो जाएंगे, प्रोडक्शन सबका खत्म हो जाएगा, तब सिर्फ मेरे पास आम होंगे, तो उससे क्या होगी, मेरे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो जिब्रेलिक एसिड को छिड़क कर किसी भी प्लांट के ऊपर जो प्लांट के ऊपर जो फल लगे होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम थोड़े और टाइम के लिए, एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या है कि जिब्रेलिक एसिड जो है 5 नंबर पे इसका कमर्शियल रोल है कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो एप्पल वगैरह जो फ्रूट होते हैं उनकी शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं, उसको अच्छा ग्रोथ करवाते हैं और उसकी शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर की शेप मेंटेन करते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर शेप मेंटेन। देखो कितना सारा काम था। मेन फंक्शन क्या है लेकिन कि इंटरनोड का एलोंगेशन करवाएगा और सीड का जर्मिनेशन करवाएगा। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रेप्स है, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ग्रेप्स के स्टॉक को,
इंक्रीज स्टॉक लेंथ ऑफ ग्रेप्स। मान लो ये अंगूर है, अब इस अंगूर के गुच्छे की लंबाई ना बढ़े और इसके ऊपर ही सारे अंगूर लगते चले जाएंगे, तो क्या उसको खाने में मजा आएगा, देखने में मजा आएगा, तोड़ने में मजा आएगा? नहीं आएगा। तो जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है, उस ग्रेप्स का जो स्टॉक है उसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ा देते हैं, जिससे वो अंगूर के जो गुच्छे होते हैं हल्के हल्के से शेप में, मतलब हल्के हल्के से डिस्टेंस में वो नजर आते हैं, जिसको तोड़ने में मजा आता है, खाने में मजा आता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए ये ग्रेप्स की जो स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज करवाने का काम कर रहा है, वो भी कौन कर रहा है, आपका जिब्रेलिक एसिड कर रहा है। क्या कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड कर रहा है। इसके अलावा जो सेनीसेंस होती है उसको भी क्या करते हैं, ये थोड़ा सा डिले कर देते हैं। सेनीसेंस को क्या करते हैं, ये डिले कर देते हैं। एक सेकेंड, रिले सेनीसेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसको क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए सारे दिन की धूप चाहिए होती है। क्या होता है, कुछ प्लांट्स एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जिनको धूप चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उनमें अगर जिब्रेलिक एसिड को आप स्प्रे कर दो तो वो शॉर्ट टर्म में भी क्या करते हैं, फ्लावरिंग करने लग जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। तो क्या करता है जिब्रेलिक एसिड कि ये इंड्यूस करता है, इंड्यूस फ्लावरिंग इन long day plant under short condition, और ऑक्सीन जो था वो क्या करता था, उसका था फेमिनाइजिंग इफेक्ट। इसका इफेक्ट कौन सा है, इसका है मैस्क्यूलाइन इफेक्ट। क्या है बच्चों, मैस्क्यूलाइन इफेक्ट है इसका। इकलौता है, जी फॉर जिब्रेलिक, जी फॉर जिब्रेला, जब्रेला की तरह, जेब्रा की तरह क्या हो रही है, आपको आवाज लग रही है ना सुनने में, तो ये क्या कर रहा है, जेब्रा की तरह, यानी कि मैस्कुलाइन इफेक्ट दे रहा है। अब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों किसके बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड ग्रोथ प्रमोटर, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है, साइटोकाइनिन। नंबर थर्ड पर है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन नाम से ही पता चल रहा है कि साइटोकाइनिन क्या है, सेल डिवाइड करवाने का काम करेगा। क्या करेगा, ये सेल डिवीजन करवाने का काम करेगा। और जैसे कि हमें पता है कि हमारा कोई भी ग्रोथ प्रमोटर हो या हार्मोन हो, उसको हम स्टार्ट करेंगे उसके केमिकल नेचर से। तो साइटोकाइनिन का केमिकल नेचर क्या होता है और इसका प्रीकर्सर आप सबसे पहले देखो, केमिकल नेचर, फिर क्या देखते हैं हम, प्रीकर्सर देखते हैं। इसके अलावा क्या, इसकी डिस्कवरी किसने की है वो हमें देखना है। ठीक है, तो केमिकल नेचर साइटोकाइनिन का होता है कि ये क्या होता है, प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है, यानी कि एक तरह का क्या है, ये एडेनिन है। N6 करके कुछ नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो वो नाम ध्यान रखना, N6 परफ्यूरिल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो केमिकल नेचर कैसा है इसका, प्यूरिन का डेरिवेटिव है, यानी कि एडिनिन है एक तरह से। क्या है, एडिनिन। प्रीकर्सर किसका है, ये टीआरएनए का प्रीकर्सर है। किसका, टीआरएनए का प्रीकर्सर है आपका साइटोकाइनिन, टीआरएनए का प्रीकर्सर है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, स्कूग एंड हिज कलीग्स। इसकी डिस्कवरी की थी स्कूग एंड हिज कलीग्स। अब हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी। लैब में चल रहा है मामला। ठीक है, क्या हुआ कि ये एक्स प्लांट की ग्रोथ करवा रहे थे। ठीक है, लैब के अंदर हो रहा है, मान लो ये टिश्यू कल्चर। अब इस टिश्यू कल्चर में क्या किया, ये देखना चाहते हैं कि कैलस की ग्रोथ होती है या नहीं होती किसी भी पर्टिकुलर एक्स प्लांट की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, ऑक्सीन दिया, ओनली ऑक्सीन दिया। तो उससे क्या हुआ, कैलस की ग्रोथ नहीं हुई, कैलस की ग्रोथ नहीं हुई।
ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने कुछ और चीज़ें, कुछ नेचुरल चीज़ें यहाँ पर दी गई, जैसे कि क्या क्या दिया गया, जैसे कि दिया एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम फ्लोएम का निचोड़ दिया गया, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। साथ में क्या दिया, साथ में दिया कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क डीएनए, और इसके अलावा ईस्ट का एक्सट्रैक्ट दिया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ये तीनों कंडीशंस जब दी गई तो इन तीनों को देने के बाद में क्या होता है कि सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और कैलस क्या करता है, ग्रोथ करता है। कैलस क्या करता है, ग्रोथ करता है। कैलस ने ग्रोथ क्यों की, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, सेल डिवीजन होने लग गया, तो कैलस ने क्या कर दी, ग्रोथ कर दी। तो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया, डिस्कवरी हुई तो उसको नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ, कि भैया ये दिया गया, पहले ऑक्सीजन दे रहे थे तो कैलस ने ग्रोथ नहीं की, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम का निचोड़ दिया, क्या दिया, इसके अलावा कोकोनट मिल्क दिया, ईस्ट दिया, तो इन सब के मिलाकर देने के बाद में क्या हो रहा है कि कैलस की ग्रोथ होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि ये सभी मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, नेचुरली ये बना रहे हैं साइटोकाइनिन। क्या बना रहे हैं, ये सब मिलकर नेचुरली साइटोकाइनिन को बना रहे हैं। ऐसे क्या हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। लेकिन इसका आइसोलेशन किसने किया, आइसोलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आइसोलेशन कैसे हुआ बेटा, आइसोलेशन, आइसोलेशन किया इसका मिलर एट एंड हिज कलीग्स ने, ठीक है ना। कैसे किया कि इन्होंने इसका आइसोलेशन किया एक हेरिंग फिश से। किससे किया बच्चों, हेरिंग फिश से, हेरिंग फिश। वहाँ से क्या किया, इसको सेपरेट किया। हेरिंग फिश का क्या लिया इन्होंने, एक प्योरली क्या लिया गया, स्पर्म लिया गया, किसका, हेरिंग फिश का, जिसको क्या किया, ऑटोक्लेव किया, ऑटोक्लेव किया। और ऑटोक्लेव कब होता है मैं आपको बता देती हूँ। ऑटोक्लेव का मतलब है 121 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए किसी भी चीज़ को रखना, जिससे क्या हो कि कंप्लीटली उसके ऊपर प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हो, जो भी हो, वो पूरी तरह से साफ हो जाए और हमें एक प्योर फॉर्म मिल जाए। तो उसका ऑटोक्लेव किया। और यहाँ पर आगे क्या मिलता है इनको, एक प्यूरिन से एक चीज़ डिराइव्ड होती है, डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरिन। प्यूरिन यहाँ पे दिखाई देता है, प्यूरिन या फिर प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। क्या डिराइव्ड होता है यहाँ पर, एक चीज़ डिराइव्ड होती है जो क्या है, साइटोकाइनिन है, जिसका नाम है काइनेटिन। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जिस टाइप का साइटोकाइनिन जहाँ से आइसोलेट हुआ वो हेरिंग फिश से आइसोलेट हुआ, उसके स्पर्म से आइसोलेट हुआ, और उसको हमने नाम दिया काइनेटिन। और ये क्या है, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है किसी प्लांट से आइसोलेट नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, एक फिश के स्पर्म से आइसोलेट हुआ है। इसलिए काइनेटिन जो है वो क्या है कि ये फर्स्ट साइटोकाइनिन to be isolated but not from the plants, यानी कि ये नेचुरली क्या है, नहीं है। तो फिर सबसे पहला आइसोलेशन करके साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ, सबसे पहले साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया गया, तो उसमें आएगा मिलरेट और उसकी टीम ने किया था। और कहाँ से किया था कि हेरिंग फिश से किया था। कहाँ से किया था बच्चों, हेरिंग फिश से किया था, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला आइसोलेटेड साइटोकाइनिन जो था उसका नाम था काइनेटिन, हेरिंग फिश से लिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला प्लांट हार्मोन, प्लांट से नेचुरली आइसोलेट किया गया साइटोकाइनिन, तो उसका नाम क्या था, जियाटिन।
उसका क्या नाम था? जियाटिन। जियाटिन। और इस जियाटिन को कहाँ से आइसोलेट किया गया है? एक तो मेज और एक किससे? कोकोनट मिल्क से। मेज और कोकोनट मिल्क से क्या किया गया है? इस जियाटिन को आइसोलेट किया गया है। और मेज के भी किससे? कैरल्स से। किससे बच्चों? मेज के कर्नेल्स से। मेज के कर्नल्स से आइसोलेट किया गया है। कर्नल्स का मतलब क्या होता है कि जो सीड होता है उसमें से सीड कोट को अगर हटा दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोलते हैं। और जियाटिन क्या है? जियाटिन फर्स्ट नेचुरली आइसोलेटेड साइटोकाइनिन है। ये याद रखना, ठीक है? समझ में आया? तो अब हम देखते हैं साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल रोल। क्या देखते हैं बच्चों? साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल रोल। एक सेकेंड। केमिकल नेचर प्रीकर्सर डिस्कवरी की है स्कूग एंड हिज कलीग्स ने। तो इसके लिए जो सैंपल लिया वो तो हमने बताया ही नहीं कि इन्होंने क्या किया? टोबैको पिथ कल्चर लिया। टोबैको पिथ कल्चर किया था। यानी कि टोबैको प्लांट को क्या कर रहे हैं? ये लैब के अंदर क्या कर रहे हैं? उसका टिश्यू कल्चर करवा रहे हैं, उससे कैलस का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? कैलस का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। ये चीज आप याद रखना। फिजियोलॉजिकल रोल देखिए कि साइटोकाइनिन का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल है कि ये क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है बच्चों साइटोकाइनिन? नंबर 1 सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन करवाता है किसके साथ में? अलोंग विद ऑक्सीन। ऑक्सीन के साथ में मिलकर ये क्या करवाएगा? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाएगा। दूसरा जो काम है कि ऑक्सीन का मेन काम क्या होता है कि वो एपिकल डोमिनेंस करता है, यानी कि एपिकल बड जो होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। किसी भी प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, यानी कि वो लेटरल बड को प्रमोट नहीं करता है, लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और एपिकल बड की ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन जो है वो क्या है? उसका जस्ट अपोजिट है। साइटोकाइनिन क्या करेगा? एपिकल बड की ग्रोथ को रोकेगा, इनहिबिट करेगा और लेटरल बड की जो ग्रोथ है उसको क्या करेगा? ये प्रमोट करेगा। तो साइटोकाइनिन क्या करता है कि ये करता है काउंट्रैक्ट्स काउंट्रैक्ट्स का मतलब होता है अपोजिट। काउंट्रैक्ट्स एपिकल डोमिनेंस। यानी कि प्रमोट लेटरल डोमिनेंस। ठीक है। नंबर 3 कि साइटोकाइनिन एक तरह का एंटी एजिंग हार्मोन है। किसके लिए एंटी एजिंग हार्मोन है? प्लांट्स के लिए एंटी एजिंग हार्मोन है, हमारे लिए नहीं है कि चलो मैम चलते हैं साइटोकाइनिन खा लेते हैं, एज नहीं बढ़ेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। तो साइटोकाइनिन क्या है? एंटी एजिंग हार्मोन है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। किसके लिए है? प्लांट के लिए। एंटी एजिंग हार्मोन क्यों है? ये क्या करता है कि जैसे मान लो ये प्लांट है, अब ये प्लांट की ये वाली जो सेल है, ये सेल क्या करने वाली है? मरने वाली है, खत्म होने वाली है। तो ये क्या करेगा? जो यंग सेल है उसको क्या करेगा? उसका न्यूट्रिशन जो होगा उसको ट्रांसफर करवा देगा, क्योंकि भाई उसको तो मरना ही है, उसके बुढ़ापे को कोई नहीं रोक सकता जो बूढ़ा होने वाला है। तो ये क्या करेगा? उसका न्यूट्रिशन किसी और फ्रेश सेल को दिलवा देगा, यानी कि मोबिलाइजेशन करवा देगा किसका? न्यूट्रिएंट्स का। इसके अलावा आरएनए डीएनए को सिंथेसिस करवाने का काम करेगा, क्लोरोफिल के डीजनरेशन को रोकने का काम करेगा। इन सभी चीज़ों के थ्रू साइटोकाइनिन न सिर्फ क्या कर रहा है? सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, बल्कि एंटी एजिंग हार्मोन की तरह काम कर रहा है, यानी कि सेनेसेंस को रोकने का भी काम कर रहा है।
तो एंटी एजिंग क्यों है? एंटी एजिंग इसलिए है क्योंकि ये क्या करवाएगा, सिंथेसिस करवाएगा। सिंथेसिस करवा रहा है किसको? डीएनए को, डीएनए, आरएनए, क्लोरोफिल। और क्या करवा रहा है, किसकी वजह से? कि ये मोबिलाइजेशन करवा रहा है, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? साइटोकाइनिन के कमर्शियल रोल्स के बारे में। कमर्शियल रोल क्या है इसका, हम अपना मतलब देख लेते हैं। कमर्शियल रोल क्या है साइटोकाइनिन का? तो साइटोकाइनिन का कमर्शियल रोल एक ही है बच्चों। कमर्शियल रोल में क्या होगा कि जैसे मान लो किसी भी एक्स प्लांट को हम ग्रोथ करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं? एक्स प्लांट को ग्रोथ करवाना चाहते हैं। ये कोई एक्स प्लांट है, इसकी हमें ग्रोथ करवाना है। तो आपको पता है कि सेल डिवीजन कौन करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। किसके साथ में? ऑक्सीन के साथ में मिलकर करेगा। तो डिपेंड करता है कि आप एक्स प्लांट में क्या बढ़वाना चाहते हो। उसकी रूट को ज़्यादा इंक्रीज करवाना चाहते हो, रूटिंग करवाना चाहते हो, शूटिंग करवाना चाहते हो, या कैलस बनवाना चाहते हो। तो 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशन क्या क्या होती हैं? कि या तो साइटोकाइनिन क्या हो, ऑक्सीन से ज़्यादा हो। साइटोकाइनिन का अमाउंट आप ऑक्सीन से ज़्यादा दो। या फिर हो सकता है कि एक कंडीशन की साइटोकाइनिन का अमाउंट मैं क्या करूँगी, ऑक्सीन से कम दूंगी। और एक कंडीशन होती है कि साइटोकाइनिन हार्मोन और ऑक्सीन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल अमाउंट में देंगे। तो जब क्या होगा, साइटोकाइनिन ज़्यादा दिया जाएगा किसके कंपेयर में? ऑक्सीन के कंपेयर में। तो क्या होगा कि यहाँ पर शूट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा कि इस एक्स प्लांट का शूट बनेगा। ठीक है। अगर दिया जाएगा साइटोकाइनिन कम मात्रा में और ऑक्सीन ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, रूटिंग होगी, यानी कि रूट बनेगा। और साइटोकाइनिन और ऑक्सीन दोनों को बराबर अमाउंट में दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, केलस का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा साइटोकाइनिन क्या करता है कि जनरली जो हमारी शेल्फ वगैरह में कटी हुई फल सब्जियां वगैरह रखी रहती हैं, तो उनको भी क्या करता है, उनकी भी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, यानी कि वहाँ पे क्या करता है, उसको सेफ करने का काम करता है। और साइटोकाइनिन के अंदर क्या होता है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट भी होता है। क्या होता है साइटोकाइनिन का, कि इसके अंदर एक तरह से फेमिनाइजिंग इफेक्ट भी होता है। फेमिनाइजिंग इफेक्ट होता है इसका, फेमिनाइजिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे 4th नंबर के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसका नाम है इथाइलिन। क्या नाम है, इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन ड्यूअल नेचर का होता है, प्रमोटर की तरह भी काम करता है और इनहिबिटर की तरह भी काम करता है। ये तो आपको पता ही है, गैसियस हार्मोन होता है, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसका केमिकल नेचर देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम इथाइलिन का, कि इसका प्रीकर्सर कौन है और इसका केमिकल नेचर क्या है। प्रीकर्सर और इसकी डिस्कवरी किसने की है। तो इथाइलिन जो है उसका प्रीकर्सर, ये एक तरह से गैसियस हार्मोन है, पहले तो ये लिख लो। ठीक है। इथाइलिन का प्रीकर्सर होता है अमाइनो एसिड, जिसका नाम है मिथियोनिन। क्या है, मिथियोनिन अमाइनो एसिड क्या होता है, इसका प्रीकर्सर होता है। और इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी आप H.H. कजिन्स ने। आप कजिन्स याद रख लो। क्या याद रख लो, कजिन्स याद रख लो। कैसे डिस्कवरी की थी, कहाँ मिलेगा इथाइलिन, कि मान लो कोई गोदाम है, ठीक है ना, कोई गोदाम है और उसमें बहुत सारे कच्चे फल रखे हुए हैं। ठीक है, पूरे गोदाम के अंदर कच्चे बनानास रखे हुए हैं और हम देखेंगे कि वहाँ पर गलती से एक पका हुआ क्या रखा हुआ है, ऑरेंज भी रखा हुआ है। तो वो क्या करेगा कि सारे के सारे कच्चे बनानास को पका देगा, राइप कर देगा। कैसे, कि ऐसा माना जाता है जब डिस्कवरी की कजिन्स ने कि कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस, यानी कि कोई गैसियस सब्सटेंस क्या हुआ, हवा में निकला, वॉलेटाइल सब्सटेंस निकला और उसने क्या किया कि सभी के सभी कच्चे फलों को क्या कर दिया, पका दिया। तो क्या हुआ था, जनरली मैं आपको बताती हूँ कि एक ऑरेंज था, ऑरेंज को ऑरेंज कलर में लेते हैं। क्या था बच्चा,
ऑरेंज था, ये लो हमारा ऑरेंज, और ये ऑरेंज जो था वो क्या था, पका हुआ था। क्या था बच्चा, ऑरेंज, ऑरेंज जो था वो पका हुआ था, राइपन था, पका हुआ ऑरेंज था, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा हुआ था कि बनाना रखा था, ये बनाना, ठीक है, बनाना रखा हुआ था। तो क्या होता है कि बनाना जो था वो क्या था, कच्चा था, बनाना वॉज अनराइपन्ड। पके हुए यानी कि पके हुए ऑरेंज के साथ में हमने कच्चे बनाना को रख दिया, तो क्या हुआ कि देखा सुबह उठ के कि ये जो बनाना है ये क्या हो गया, ये पक गया। क्या हुआ, बनाना वॉज राइपन्ड नाउ। बताओ क्या स्टोरीज चल रही है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से इस पके हुए ऑरेंज से कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस हवा में निकला, इसलिए हम बोल रहे हैं इथाइलिन एक तरह का गैसियस हार्मोन है, जिसने क्या हुआ कि इस पके हुए ऑरेंज से कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस निकला जिसने कच्चे केले को क्या कर दिया, पका दिया। और इस हार्मोन का नाम क्या है कि ये क्या था, कि ये इथाइलिन था जिसने पकाया। क्या किया कि इथाइलिन था जिसने ये सब कुछ किया है, ठीक है। इथाइलिन के बायो ऐसे की अगर मैं बात करूं, बायो ऐसे, तो इसका बायो ऐसे कैसे किया जाता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट के थ्रू। ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट का क्या मतलब है कि जब किसी प्लांट में, मतलब मान लो किसी गमले में कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर उस पर इथाइलिन डाला जाएगा, तो मान लो इस गमले में ये प्लांट लगा हुआ है, अभी ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट क्या कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है। जैसे ही इसके ऊपर मैंने इथाइलिन डाला, तो सबसे पहले क्या होगा कि तीन चीजें होंगी। ये सीड है, इस सीड पे वर्षा की गई है इथाइलिन की, किसकी, इथाइलिन की। तो सबसे पहले क्या होगा, सीड के अंदर ट्रिपल टेस्ट में तीन चीजें होंगी कि सीड में क्या हो जाएगा कि पहले तो एपिकल हुक का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे एक घुंडी निकल जाएगी, क्या होगा, एपिकल हुक बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एपिकल हुक बनने के बाद में कि ये एपिकल हुक जो है ये फूलने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, फूलने लग जाएगा, स्वेलर होने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा, ठीक है। इस एपिकल हुक में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आने लग जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आने लग जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो एपिकल हुक है जिसमें स्वेलिंग आई है, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या करने लग जाएगा, ये ग्रोथ करने लग जाएगा, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होगी। क्या होगी कि किसी भी सीड पर जब इथाइलिन डाला जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, एपिकल बर्ड, एपिकल हुक का फॉर्मेशन होगा। एपिकल हुक बनने के बाद में, एपिकल हुक बनने के बाद में क्या होगा कि वो एपिकल हुक सूज जाएगा, फूल जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और लास्ट में क्या होगा कि वो हॉरिजॉन्टली क्या करने लग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा। ये सब किसकी वजह से होता है, इथाइलिन का बायो ऐसे किया जाता है इस ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट के थ्रू, कि किस तरह से तीन तरह के रिस्पॉन्स हुए इथाइलिन डालने के बाद में। तो ऐसे क्या किया जाता है, इसका बायो ऐसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि हम बात करते हैं अब इथाइलिन के फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में। किसके बारे में, इथाइलिन के फिजियोलॉजिकल रोल, फिजियोलॉजिकल रोल। इथाइलिन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है कि ये ड्वेल नेचर का है। एक तो इनहिबिटर की तरह भी काम करता है और एक प्रमोटर की भी तरह काम करता है। प्रमोट भी करेगा, रोकेगा भी सही चीज़ों को। अब हम देखते हैं कि प्रमोट किसको करेगा, फ्रूट को पकने के लिए प्रमोट कर रहा है, फ्रूट राइपनिंग में क्या कर रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और इनहिबिट किसको करेगा कि भैया हो जाओ, बूढ़े होना है तो, मरना है मर जाओ, एब्सेशन करना है कर जाओ। तो देखो फिजियोलॉजिकल रोल है उसमें सबसे पहले है कि ये प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, सिनीसेंस को। क्या प्रमोट करता है, सिनीसेंस को प्रमोट करता है, यानी कि एजिंग को प्रमोट करता है। क्या करता है, एजिंग को प्रमोट करता है। कलर चेंज कर देती हूँ इसका, शिट, चलो। नंबर दूसरा,
कि ये प्रमोट करता है किसको, एब्सिशन को, कि जिस पत्ती को गिरना है, बूढ़ी हो गई है, तुम गिर जाओ, क्योंकि ड्यूअल नेचर है में, और लार्जली क्या है, ये इनहिबिटर की तरह काम करता है, प्रमोटर की तरह तो बहुत कम काम करता है। तो ये क्या करता है, एब्सिशन करता है, सेनेसिन्स को प्रमोट करता है, उसके अलावा फ्रूट को पकाता है। फ्रूट को पकाना यानी कि प्रमोट करना, एक तरह से ग्रोथ वाला प्रमोटर की तरह काम करता है। तो फ्रूट राइपनिंग भी क्या है, इसका काम है। एंड इसके अलावा ये क्या करता है, स्टेम एंड लीफ का इलोंगेशन करता है। लीफ, स्टेम एंड पेटियोल, सॉरी स्टेम एंड पेटियोल इलोंगेशन करता है। स्टेम एंड पेटियोल का क्या करता है, इलोंगेशन करता है। अब आप सुनना ध्यान से, स्टेम और पेटियोल का इलोंगेशन कैसे करता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो स्टेम का इलोंगेशन है वो कौन करता है, अभी हम पढ़ के आए कि पर्टिकुलर स्टेम का इलोंगेशन करता है कौन, जिब्रेलिक एसिड करता है, सीड डोरमेंसी को भी रोकता है, और क्या करता है उसके अलावा स्टेम का इलोंगेशन भी करता है, सीडी करता है। अब हम क्या, सॉरी जिब्रेलिक एसिड करता है। अब मैं यहाँ भी बोल रही हूँ कि स्टेम और पेटियोल का इलोंगेशन करता है। तो ये कहाँ पे करता है, कि मान लो ये कोई खेत है, अब इस खेत में क्या हो गया, पानी भर गया, यहाँ पर फसल लगी हुई है, जैसे चावल वगैरह की खेती लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि भैया पानी के अंदर अगर लंबे टाइम तक फसल पड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो इथाइलिन क्या करेगा कि या तो वहाँ पर स्टेम को क्या करेगा, लंबा करवा देगा, स्टेम का इलोंगेशन करवा देगा, जिससे क्या हो जाएगी, पत्तियां वगैरह बाहर चली जाएंगी तो फसल बच जाएगी। या फिर ये क्या करेगा कि ये जो प्लांट है उसकी क्या कर देगा, लीफ के पेटियोल को बढ़ा देगा, पेटियोल को लंबा कर देगा, तो पेटियोल की लंबाई बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लीफ जो है पानी से बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, फसल पक जाएगी। तो लीफ और स्टेम का इलोंगेशन कहाँ पर करता है, तीन जगह हो सकती है। कहाँ कहाँ पर करता है, अरे यार, कि या तो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स में करेगा, जहाँ पर क्या हो रहा है कि कंप्लीटली आपके प्लांट्स जो हैं वो क्या हुए, डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट में। या फिर पार्शियली मर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, आधे अधूरे डूबे हुए हैं। या फिर राइस जो प्लांट होता है, चावल के खेत जो होते हैं चावल की फसल के लिए, ऐसा होता है। तो क्या करता है, स्टेम और पेटियोल का इलोंगेशन होगा, तब पेटियोल का इलोंगेशन स्टेम के साथ में आएगा, तब इथाइलिन काम करेगा, इथाइलिन का रोल है। अदरवाइज स्टेम का इलोंगेशन कौन करता है बच्चों, स्टेम का इलोंगेशन करता है जिब्रेलिक एसिड। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट, देखिए कि रूट हेयर का फॉर्मेशन भी करता है। क्या करता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन भी करता है, रूट हेयर इलोंगेशन भी करता है और रूट हेयर का फॉर्मेशन भी करता है। रूट का इलोंगेशन करता है ऑक्सिन, लेकिन अगर आए रूट हेयर का इलोंगेशन करता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन तो कौन करेगा, इथाइलिन। रूट की ग्रोथ का, रूट ग्रोथ का इलोंगेशन, यानी कि रूट का इलोंगेशन अगर आए तो ऑक्सिन होगा, पर्टिकुलर अकेला आए तो। लेकिन अगर दे दिया जाए किसी ऑप्शन में ऑक्सिन प्लस इथाइलिन, तो वो वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या फिर ऑक्सिन प्लस इथाइलिन दे दिया जाए रूट की ग्रोथ को इंड्यूस करने के लिए, या फिर दिया जाए रूट ग्रोथ के साथ में रूट हेयर, तब क्या आएगा, दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे साथ में, तब जाके आपको इथाइलिन करेक्ट करना है। एक कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन, हाँ, इसके अलावा कि ये तो वैसे तो क्या है, इनहिबिटर की तरह काम करता है, लेकिन ये इंड्यूस करता है, क्या इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग। वाओ, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ पाइन एप्पल के अंदर। पाइन एप्पल के अंदर क्या करता है, ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। इसके अलावा पोटैटो ट्यूबर जो होते हैं उनमें, पोटैटो ट्यूबर और पाइन एप्पल में क्या करता है, ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। फ्लावरिंग इंड्यूस करने का काम ऑक्सिन का भी होता है, लेकिन अगर पाइन एप्पल और पोटैटो की बात की जाएगी तो कौन करेगा, इथाइलिन करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है, देखो बेटा एक टर्म बतानी थी कि ये क्या है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट है। बाकी भी हॉर्मोन्स का फेमिनाइजिंग इफेक्ट है, फेमिनाइजिंग, इसका क्या है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट है। बाकी बाकी प्लांट हॉर्मोन्स की तरह इसका भी फेमिनाइजिंग इफेक्ट है, लेकिन
किसके अंदर है? इन कुकुम्बर, खीरा में। इसका किसके अंदर है फेमिनाइजिंग इफेक्ट? कुकुम्बर के अंदर है। और ये चीज़ जो है नीट 2022 में पूछी गई, ये याद रखना। एक होता है क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन। क्या होता है बच्चा? एक टर्म आती है क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन। क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन। क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये आपको समझाना था। क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों कि जब फ्रूट क्या होता है, पकता है, तो ड्यूरिंग ripening of fruit क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन या फिर क्लाइमेटिक इफेक्ट बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारे हो गए बच्चों ये कंप्लीट इथाइलिन के फिजियोलॉजिकल रोल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। किसके? इथाइलिन के। इसके अलावा इथाइलिन का क्या है? दो हमारे पास में कमर्शियल रोल भी हैं। क्या है बच्चों? दो कमर्शियल रोल भी हैं इथाइलिन के, वो हमें पढ़ने हैं डेफिनेटली। लो कमर्शियल रोल भी यहीं पे बता देती हूँ। एक कमर्शियल रोल है इसका एटीफोन। किसका? इथाइलिन का। एटीफोन क्या है? वैसे तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, लेकिन इथाइलिन को अगर आर्टिफिशियल तरीके से रेडी किया जाए तो उसको हम बोलते हैं एटीफोन। और इसमें क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। किसका? इथाइलिन का। तो एटीफोन क्या है? आर्टिफिशियल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन। ये क्या है? इथाइलिन का कमर्शियल रोल है। इसके अलावा ये क्या करता है? थिनिंग करता है। थिनिंग ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर क्या करवाता है? ये इथाइलिन करवाता है। थिनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए जनरली जैसे कि वॉलनट, चेरी एंड वॉलनट इसका एग्जाम्पल है, चेरी और वॉलनट। तो थिनिंग क्या होती है कि जो चेरी वगैरह होती है, स्ट्रॉबेरी, लीची, ये जो भी लगती है, तो मान लो ये प्लांट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें ये जो इसके फ्लावर्स होंगे ना, ये इतने पास पास लगे होते हैं। फ्लावर इतने पास पास लगे होते हैं। अब आपको पता है कि जब फ्लावर इसके इतने पास पास लगे हुए हैं तो इसका फ्रूट भी जो होगा वो क्या होगा? इतना पास पास ही लगेगा। तो जो फ्रूट है और फ्लावर है वो जब इतने करीब करीब लगे होंगे तो इनको तो क्या हो रही है? ग्रोथ करने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही है। क्या हो रही है? ग्रोथ करने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही है। तो इथाइलिन क्या करेगा कि इथाइलिन जबरदस्ती, किसको? जबरदस्ती फ्लावर के मैच्योर होने से पहले, फ्रूट आने से पहले कुछ फ्लावर्स को और कुछ फ्रूट्स को गिरा देगा, हटा देगा, ताकि क्या हो? फ्लावर्स और फ्रूट के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो पाए, जिससे वो क्या कर पाए? प्रॉपरली अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थिनिंग। क्या बोलते हैं? थिनिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं थिनिंग ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? थिनिंग ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो हार्मोन था, ड्यूअल फंक्शन वाला, जो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह काम कर रहा है, इथाइलिन, वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हार्मोन बचा है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। क्या नाम है? ABA, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। और ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है वो क्या है? कंप्लीटली क्या है? इनहिबिटर है। ये क्या करेगा? कंप्लीट तरीके से इनहिबिशन करवाने का काम करेगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रीकर्सर क्या है।
प्रीकर्सर। फिर हमें क्या देखना है, इसके अलावा इसका केमिकल नेचर देखना है। तो ये किसका प्रीकर्सर, इसका रॉ मटेरियल क्या है, वाइलोजेंथिन, वाइलोजेंथिन। और वाइलोजेंथिन क्या है, एक तरह का कैरेटिनॉइड है, जेंथोफिल। और जेंथोफिल क्या है, एक तरह का कैरेटिनॉइड है। और इसका केमिकल नेचर कैसा है कि ये कैरेटिनॉइड से क्या हुआ है, डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ किसकी, इसकी डिस्कवरी की। तो इसकी डिस्कवरी जो है ना बहुत शानदार अंदाज में हुई। अलग अलग साइंटिस्ट थे, सभी पता नहीं कौन सी भांग धतूरा खा के बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट एक इनहिबिटर को की क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, और सब अपने आप में चोड़ में घूम रहे हैं। एक बोल रहा है कि मैंने इनहिबिटर बी को क्या कर लिया है, नाम दिया, इनहिबिटर बी को मैंने क्या कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है। दूसरा साइंटिस्ट बोल रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या कर लिया है कि मैंने एब्सिशन सेकंड को क्या कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है। तीसरा साइंटिस्ट बोल रहा है कि मैंने एक तरह के किसको, इनहिबिटर को, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर को डिस्कवर कर लिया, उसको नाम दे दिया उसने डोर्मिन। बाद में पता चला कि ये इनहिबिटर, डोर्मिन, एब्सिशन कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, और जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड हार्मोन, यानी कि ABA। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, सभी एक है, यानी कि बेचारों के साथ में क्या हो गया, स्कैम हो गया। अब ये जो है एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, यानी कि ये तुम्हारी तरह स्ट्रेस लेता है कि अरे वाह नीट की तैयारी नहीं हुई, नीट का पेपर आने वाला है, सिलेबस नहीं हुआ, नहीं, ये स्ट्रेस लेता नहीं है। ये क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है। किसके स्ट्रेस को, प्लांट के स्ट्रेस को कम करता है। जैसे प्लांट बोल रहा है कि अरे यार पानी की कमी हो गई है, पानी मिल नहीं रहा, तो पानी नहीं मिल रहा तो काम कैसे चलेगा, बिना पानी के काम नहीं होगा, टेंशन में आ रहा है प्लांट। तो ये बोलता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना, पानी ही तो नहीं मिल रहा है ना। तो ये क्या करेगा कि स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा। और आपको पता है जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, तो स्टोमेटा बंद होने के बाद में क्या होगा, पानी का लॉस नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा। तो ठीक है पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन जब तक वाटर लॉस नहीं हो रहा है तब तक और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तो की जा सकती है। तो इस तरह से एब्सिसिक एसिड हार्मोन इनहिबिट करवाता है। लेकिन किसको इनहिबिट करवाता है कि प्लांट को स्ट्रेस से दूर रख रहा है, कुछ एक्टिविटीज को रोक रहा है, लेकिन प्लांट के फायदे में ही क्या कर रहा है, एक्टिविटीज को रोकने का काम कर रहा है। तो ये देखिए कि इसका रोल क्या है, इनहिबिटर के रोल्स देखिए, फिजियोलॉजिकल रोल या कमर्शियल रोल जो भी है, कि ये प्रमोट करता है सेनिसेंस को, कि बूढ़े हो गए, ज़्यादा टाइम तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये इनहिबिटर है तो ये प्रमोट करेगा एब्सिशन को, एब्सिशन कि गिर जाओ तुम किसी काम के नहीं हो। और ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा सीड की डोरमेंसी को, सीड डोरमेंसी, और ये क्या है, एक तरह से सीड डोरमेंसी को रोकर, मतलब सीड डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, यानी कि जिब्रेलिक एसिड जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसका एंटी है ये। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्रमोट किया इसने सीड डोरमेंसी को, सेनेसेंस को और एब्सिशन को। क्यों प्रमोट किया इसने सीड डोरमेंसी को, क्योंकि ये उस टाइम पर सीड डोरमेंसी प्रमोट करता है जब सीड मैच्योर नहीं हुआ है, उसके अंदर प्रॉपर्ली क्या है, एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर नहीं है। तो जब मैच्योर ही नहीं है तो सीड क्या करेगा, सीडलिंग नहीं कर पाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो ये बोलेगा कि भैया तू थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर, अपने आप को मैच्योर कर डिफ्रेंशिएट हो, उसके बाद में हम आगे काम करेंगे। और मैंने दूसरा क्या बताया इसके बारे में कि ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। क्या है ये, स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन है, क्यों है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये जो वाटर की क्या होती है, कमी होती है, तब क्या करता है ये स्टोमेटा को क्लोज करवाता है, यानी कि एंटी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एंटी ट्रांसपोर्टेशन,
ये हो गया। अगर मैं बात करूँ किसकी, बायो एसे, किसका बायो एसे, एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बायो एसे की, तो इसका बायो एसे देखिए कि कॉटन या बीन, चना का जो एक्सप्लांट होता है उसके टेस्ट से क्या किया जाता है, इसका बायो एसे किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें सारे हार्मोन्स आज हमने देखे हैं, कौन सा प्रोमोटर है, कौन सा इनहिबिटर है। मैं चाहती तो एनसीईआरटी की सारी लाइंस यहाँ पर लेके आ सकती थी, पीडीएफ चला देती, पीपीटी चला देती और उसमें समझा देती, लेकिन मैंने एक एक चीज़ लिख के बताई ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इन चीज़ों को समझने के बाद में आपका फर्स्ट काम होना चाहिए कि आप नोट्स बनाएं, वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग जो है वो डेफिनेटली करें। एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, सारी डिस्कवरी, सारे के सारे आइसोलेशन, साइंटिस्ट के नेम, उनके प्रीकर्सर, केमिकल नेचर और जो फिजियोलॉजिकल रोल है वो सभी हार्मोन्स के एक साथ दिए हुए हैं, सेपरेटली करके नहीं दिए हुए, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो समझ में आ जाएगा आप तो डेफिनेटली समझने के बाद में लास्ट में एनसीईआरटी में कुछ लाइंस दी हुई है कि कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स जो होते हैं, सॉरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो या तो इंडिविजुअल काम करता है कि जैसे मैं प्रमोटर का काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ प्रमोटर का काम करूंगी, मैं इनहिबिटर का काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इनहिबिटर का काम कर रही हूँ। कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जैसे मैं बढ़ाने का काम कर रही हूँ, क्या हो रहा है, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाने का काम कर रहा है तो साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को कम करने का काम कर रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं। कुछ प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो साथ में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, सिमिलर तरीके से काम करते हैं, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपस में मिलकर सेल डिवीजन करवाने का काम कर रहे हैं। ये सारी लाइंस लिखी हुई हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।